हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर का जो हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है कि आगे का हिस्सा कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने लाइट की डेफिनेशन देखी थी लाइट चैप्टर में। इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में देखा था। इसके अलावा हमने मिरर्स के बारे में चर्चा किया था, प्लेन मिरर और कन्वेक्स और कनकेव मिरर यानी स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में चर्चा किया था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ गो थ्रू की थी। साथ ही साथ एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि लाइट जो है पार्टिकल के अलावा वेव की तरह भी बिहेव करता है। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था और देखा था कि 2-4 टर्म्स होते हैं जो वेव, जिनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे बेसिकली लाइट के वेव नेचर के बेसिस पे। आज हम उस लेक्चर के आगे का लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पिछले लाइट चैप्टर वाले क्लास में हमने ये देख लिया था कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। आज हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक बार कंसिडर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, प्रिसाइजली वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू। यहाँ से हम देखेंगे इसमें जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्री डेफिनेशंस हैं, उसमें मैं एक एक करके उनको भी डिस्कस करूँगा। पहले एक बार मैं उसकी एक पूरी लिस्ट है हमारे पास जो हम लिख लेंगे। उसमें पहला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा है हमारा पोल ऑफ मिरर। चौथा डेफिनेशन है हमारा एपर्चर ऑफ मिरर। जो पांचवा टर्म है हमारा वो है फोकस और प्रिंसिपल फोकस। इस पे छठा टर्म है हमारा जो है फोकल लेंथ। सातवां टर्म है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके इन सब के बाद एक टर्म और आता है हमारा जो है फोकल प्लेन। ये 8 टर्म जो हैं, ये 8 टर्म्स का एक हमारे पास एक चार्ट बनकर तैयार हो गया है जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इन कंसर्न विथ स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करेंगे क्या है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर की अगर हम कंडीशन को चेक करते हैं तो पहला हम लास्ट क्लास में मैं देखा था कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कैसे बनता है। तो उसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं ताकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे टर्म्स को हमें समझने में आसानी हो। तो हमने देखा था कि हमने क्या किया, एक हॉलो ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक स्फीयर लिया था कुछ इस तरीके से, और उसको इस तरीके से हमने कट कर दिया। उसका एक सेक्शन जो है हमने निकाल दिया और फिर जो उसका माइनर सेक्शन है उसको एज ए मिरर की तरह हम एम्प्लॉय करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो ये वाला माइनर वाला इसका हिस्सा है, इसको हम एम्प्लॉय करेंगे मिरर की तरह। ये हमारा हो गया। इसका हमने क्या किया, ये अंदर वाला जो है हिस्सा हमने मिटा दिया और अभी क्या है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको हमने
एक साइड आइदर साइड से पेंट कर दिया, तो बेसिकली अगर हम आउटवर्ड द सेंटर इसको पेंट करते हैं तो ये हमारा कॉन्केव मिरर बनता है। और अगर इसको इस पेंटिंग को उठाकर अंदर की तरफ करेंगे, इनवर्ट द सेंटर करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा बनेगा। अभी क्या है कि यह बनाने के बाद हम देखेंगे कि जिस स्फीयर का ये सेक्शन है, जिस स्फीयर का ये सेक्शन है, उस स्फीयर का जो सेंटर है, जिस स्फीयर के सेक्शन को, जिस स्फीयर को काट करके हमने ये बनाया मिरर, स्फेरिकल मिरर, उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। या अगर हिंदी में इसको बताना चाहें तो यह कहेंगे कि उस गोले का केंद्र बिंदु, जिस गोले को काट कर हमने इस पूरे के पूरे स्फेरिकल मिरर यानी को बनाया है, उस गोले के केंद्र बिंदु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब ऐसे ही क्या होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी बस एक छोटा सा चेंज आएगा इसमें। इसी सेंटर से एक सीधी रेखा जो कि उस मिरर को ज्वाइन करेगी, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो एक स्ट्रेट लाइन, वो एक सीधी रेखा, सीधी सरल रेखा जो कि इस स्फेरिकल मिरर को ज्वाइन करेगी, स्फेरिकल मिरर के सरफेस को टच करेगी, उसको हम सिंपली साधारणतया रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर R हमारा ये हो जाएगा। अब उसके बाद आता है पोल ऑफ मिरर। तो पोल ऑफ मिरर में क्या कहते हैं कि जो हमारा मिरर है, इस मिरर की जो वक्र लंबाई है या कर्व लेंथ है, इस मिरर की जो कर्व लेंथ है, उस कर्व लेंथ को यानी वक्र लंबाई को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली जो बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट जो इस मिरर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, उसको हम सिंपली पोल कहेंगे। तो पोल एक मिरर पर स्थित, मिरर पोल जो है ध्रुव, एक मिरर के सरफेस पे, मिरर के सतह पर स्थित वह बिंदु है जो बिंदु उसके वक्र लंबाई को, जो बिंदु उसके कर्व लेंथ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इस तरीके से अगर हम इस मिरर का, इस स्फेरिकल मिरर का एक नाम दे दें x और यहाँ पे कुछ x डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल का यानी इस स्फेरिकल मिरर, इस गोलीय दर्पण के ध्रुव के परिभाषा के हिसाब से x p जो होगा वो बराबर होना चाहिए x डैश p के, यानी p इज मिड पॉइंट ऑफ x डैश p is the midpoint of x डैश। p जो है उसका मिड पॉइंट है, और अगर p मिड पॉइंट है तो ये चीज़ अपनी लागू होती है, और जो भी इस पोल ऑफ द मिरर के डेफिनेशन के हिसाब से, पोल ऑफ द मिरर के परिभाषा के हिसाब से यह बात होती है। अब हम बात करेंगे एपर्चर ऑफ द मिरर की। अगर एपर्चर ऑफ द मिरर की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक सीधी रेखा जो कि इस मिरर के, इस गोलीय दर्पण के दो अंत बिंदुओं को मिलाती है एक दूसरे से, उसको हम इस मिरर का, इस स्फेरिकल मिरर का एपर्चर बोलेंगे। तो यहाँ से एक सीधी रेखा को हमने खींचा कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, और उसके बाद इसको, इसके दो एक्सट्रीमिट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो ये लाइन खींची हमने x डैश x, यह जो है ये एपर्चर हमें देगा, इज एपर्चर ऑफ मिरर। एक सीधी रेखा जो गोलीय दर्पण के दो अंत बिंदुओं को मिलाती है उसको हम एपर्चर कहते हैं। इसके अलावा
वह हमारा अगला जो इसके आगे हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस या प्रिंसिपल फोकस किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वह बिंदु है जिस बिंदु पर ज़्यादा अधिकतम परावर्तित किरण जिस एक बिंदु से होकर गुजरती है। अगर किरणें इस तरीके से आ रही है और वह निश्चित बिंदु जिससे ज़्यादातर परावर्तित किरणें गुजरती है, उस एक बिंदु को हम फोकस या कई बार प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो फोकस की, तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा बिंदु, एक गोलीय दर्पण के लिए एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु से अधिकांश परावर्तित किरणें गुजरती है, उस बिंदु को हम उसका फोकस या कई बार प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इस चीज़ को रिपीट करें तो द पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रॉम वेयर मैक्सिमम ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज पासिस थ्रू, देन दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब क्या है, जब हमने इसको डिफाइन कर लिया है तो अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। फोकल दूरी या फोकल लेंथ जो है वह मिरर के पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम साधारणतया फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं। तो ये कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। यह हो गई परिभाषा। और जो अगली परिभाषा है उस पर हम नज़र डालते हैं। क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो जिसको हम हिंदी में प्रधान अक्ष कहते हैं। अब क्या है कि एक सीधी रेखा जो कि हमारे गोलीय दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को ज्वाइन करती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक सरल रेखा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से होती हुई गुजरती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं फोकल प्लेन की। तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि फोकस क्या था, पहले कहा था जिन बिंदु वह एक कॉमन बिंदु जिस बिंदु पर से अधिकांश जो परावर्तित किरणें हैं वो गुजरती है, उसको हम प्रधान फोकस या सिंपली फोकस कहते हैं। अब क्या है, अब हम इमेजिन करेंगे, मानेंगे एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा तल जो कि फोकस से होकर गुजरता है और साथ ही साथ प्रधान अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको हम फोकल प्लेन कहते हैं। इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अ प्लेन पासिंग फ्रॉम द फोकस एंड मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो यह कुछ हमारे परिभाषाएं थी जो कि एक स्फेरिकल मिरर, एक गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई होती है। अब इसके बाद कुछ और इसका आगे का हिस्सा हम आज डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे का हिस्सा देखेंगे। क्या है, अब हम देखेंगे कि अगर एक गोलीय दर्पण की वजह से जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेजेस बनते हैं स्फेरिकल मिरर की वजह से, उसमें इमेज के बनने के लिए, उस प्रतिबिंब के बनने के लिए कुछ नियम शर्तें हैं जो निर्धारित की गई है, और उस नियम शर्तों के आधार पर ही हम बताते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वजह से कि कहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी। यानी अगर प्रकाश एक नियत दिशा से आ रही है, लाइट एक डेफिनेट डायरेक्शन से आ रहा है, तो अगर वो आकर एक मिरर पे टकराता है, तो मिरर पे टकराने के बाद जो इमेज का लोकेशन है, जो प्रतिबिंब की वस्तु स्थिति है, वो कहाँ पे होगी, इसका निर्धारण करने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं। एक बार उन नियमों को हम ध्यान देंगे कि क्या है। Conditions for image formation।
क्या है, हमारे पास हमने कुछ हिस्से ले लिए। मान लिया हमने हमारे पास एक, इसका पहला जो केस है वो देखेंगे हम। क्या है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर हमने यहाँ पे मान लिया किया, और इसमें मानकर हम आगे का सारा सर इससे समझने की कोशिश करेंगे। यह बिंदु इसका पोल है और यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस जगह पे हमारा कुछ पोल है। तो अभी क्या है कि यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, कार्टेशियन निर्देशांक ज्यामिति के जैसा ही, या उस मॉडल को इमेजिन करते हुए हम इसमें सारा का सारा कैलकुलेशन या सारे के सारे नियम शर्तें रखेंगे। तो क्या है कि इसमें पहले यह माना गया कि जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण जो इस गोलीय दर्पण पर आपतित होगी, यानी प्रकाश की किरण जो इस मिरर पे आके टकराएगी, लाइट रेज जो इस मिरर पे आके टकराएगी, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ आएगी। पहला कंसीडरेशन इसका कि द रेज ऑफ लाइट आर सपोज टू ऑलवेज कम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब अगर क्या है कि कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, तो टकरान तब यह इस गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर वो फोकस से गुजरेगी। यह इसका पहला कंडीशन बोलता है, कहता है यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और गोलीय दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद परावर्तित होकर वह फोकस से गुजरेगी। इसी चीज में एक दूसरा नियम ऐड किया गया कि अगर जो किरण है वो इसके समानांतर आने के बजाय अगर इस तरीके से हो जाए कि वो पहले फोकस से गुजर जाए और फिर इस दर्पण पे टकराए, मतलब कि पहले वो यहाँ से गुजर गया और फिर प्रिंसिपल फोकस यानी हमारा जो प्रधान फोकस है उससे गुजर गया, और उसके बाद मिरर पे यानी गोलीय दर्पण पे टकराया, तो टकराने के बाद यह चीज इसके इस अक्ष के समानांतर यह हो जाती है। यह उसका दूसरा कंडीशन है। और तीसरे कंडीशन में क्या है हमारे पास कि अगर कोई किरण पहले केंद्र से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, और उसके बाद गोलीय दर्पण मिरर पे टकराती है, तो वह उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कोई रे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाती है और फिर आकर टकराती है हमारे स्फेरिकल मिरर, हमारे गोलीय दर्पण पे, तो वो जिस रास्ते से आई थी वो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो हमारे पास जो इसका 3-4 बिंदु है जो ध्यान में रखने के लिए है, एक बार मैं इसका क्विक शॉर्ट में रिवीजन आपको दे देता हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि व्हेनेवर रेज आर सपोज टू कम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड in such a manner so that it is parallel to the principal axis, then after striking the spherical mirror it will passes through focus, or the reflected ray passes through focus when the ray is supposed to come in parallel with principal axis। जो दूसरा कंडीशन इसका कहता है वो ये कि जो ये रे है, if a ray is passing through focus and then striking the spherical mirror, then it is supposed to be parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पहले वाले नियम का जस्ट इनवर्स है। अब अगर क्या कहता है अगला नियम कि अगर कोई रे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है और फिर मिरर पे टकराती है, तो वह उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी, उसके रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी, जो कि इसका पहला 3 कंडीशन है। इसमें एक बात और ध्यान में हमने रखना है कि रे को हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आता हुआ इमेजिन किया जाएगा, ऐसा इसमें एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आती हुई मानी जाएगी।
अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और है जो हमें ध्यान देना है कि अगर किरण इन सब तीनों कंडीशंस में से किसी को फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा। इसमें एक कंडीशन और दिया गया है कि एक कंडीशन और है जिसमें से कि रे हमारी जो है वो उस रास्ते को भी फॉलो करते हुए, उस रास्ते से आते हुए भी हमारी मिरर पे टकरा सकती है। कि हमारा ये अगर स्फेरिकल मिरर है, हमने इसको शेड रीजन, इसका एक हिस्सा पेंटेड वाला कुछ इस तरीके से बना दिया। अब क्या है कि यहाँ से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा कुछ फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला हमारा पोल है। तो अब अगर अब अगर कोई किरण हमारी इस तरीके से आती है कि वो आने के साथ ही पोल के बिंदु पे टकराए, अगर कोई किरण इस तरीके से आती है कि वह पोल वाले बिंदु पे ही गोलीय दर्पण पे आपतित होती है, तो इस पे टकराने के बाद ये क्या होगी, इस दिशा में ये वापस आ जाएगी और ये कोण और ये कोण जो है इस जगह पे एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। मतलब अगर कोई किरण हमारे दर्पण पे इस तरीके से आपतित होती है कि वह पोल वाले बिंदु पे टकराती है, तो उसका परावर्तन होने के पश्चात ये एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। और यह भी एक केस है जब हम ये मानेंगे कि रे इस तरीके से भी आ सकती है और इससे भी हमें आगे सहायता मिलेगी। तो यहाँ से आज के दिन में हमने इसमें पॉइंट आउट करने वाली बात क्या क्या थी। पहली बिंदु जो हमने ध्यान देना है कि प्रकाश की किरण हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। दूसरी बात कि अगर कोई भी किरण समानांतर आती है प्रधान अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। तीसरी कंडीशन, अगर कोई किरण पहले ही फोकस से गुजर जाती है और फिर स्फेरिकल मिरर पे टकराती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चौथी कंडीशन, अगर कोई किरण पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है और फिर गोलीय दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वो वापस अपने ही रास्ते पे लौट जाएगी। मतलब आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कोइंसाइड कर जाएगा और वो उसी पाथ पे लौट जाएगा, उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा, उसके पाथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसका पांचवा और आखिरी केस, अगर कोई किरण इस तरीके से आती है कि वो पोल ऑफ द मिरर पे स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, वो पोल ऑफ द मिरर से टकराकर उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, सेम मीडियम में। और वो इस तरीके से लौटेगी कि इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से इमेज फॉर्मेशन का जो ये कुछ फंडामेंटल कंडीशन था वो हमारा खत्म हो जाता है। इसको मिटा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लाइट के इस चैप्टर को इतना तक ही रखेंगे। अगली क्लास में इसको हम इससे आगे का हिस्सा बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी जो वीडियोस हमारे यूट्यूब पे आ रही है उसका अंतराल थोड़ा छोटा हो ताकि बच्चों को वह कतई उबाऊ ना लगे। तो आज के प्रयास में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो का जो समय अंतराल है वो थोड़ा छोटा हो, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा छोटा हो, और छोटे छोटे करके टॉपिक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है और अपनी राय इसमें कमेंट्स में देनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और जानकारी से भरपूर लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है यूरेका ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल। आप हमें हमारे इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो है 8059923626 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए इस पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार आपका।